हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हॉब्स को आज पढ़ाऊंगी। और हॉब्स में भी हम हॉब्स की अध्ययन पद्धति को हम वैज्ञानिक भौतिकवाद के रूप में कैसे देखते हैं, ये हम लोग देखना चाहेंगे। हॉब्स पर अपने समय में होने वाली वैज्ञानिक खोजों का बड़ा प्रभाव था। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हमने मैकियावेली वगैरह जब पढ़ा था कि कोई भी राजनीतिक विचारक हो, उस पर उस समय की जो परिस्थितियां हैं उनका प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है। और वही जो स्वरूप है वो हमें हॉब्स पे भी दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉब्स के समय में वैज्ञानिक खोजें हो रही थी और वैज्ञानिक खोजों के प्रभाव के कारण उसने अपने युग की राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अपने से पूर्ववर्ती विचारकों की अध्ययन पद्धति से बिल्कुल भिन्न अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था और राजनीतिक दर्शन उसके संपूर्ण चिंतन का एक अंग था। हॉब्स के इस संपूर्ण दर्शन को ही भौतिकवाद मैटेरियलिज्म कहा गया है। यद्यपि हॉब्स ने गणित और भौतिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, पर उसने उस साध्य को अवश्य समझ लिया था जिसकी ओर प्राकृतिक विज्ञान बढ़ रहा था। गैलीलियो के युग में हॉब्स राजनीति का गैलीलियो था। गैलीलियो की भांति हॉब्स ने पुराने विषय में से एक विज्ञान को जन्म दिया। यह नया विज्ञान गति का था। इस विज्ञान के अनुसार भौतिक संसार में पूर्ण रूप से एक यांत्रिक व्यवस्था है जिसके आधार पर हम सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हॉब्स का विचार था कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न संश्लेषों के मेल से घटित होती हैं। इन संश्लेषों के मूल में भी कुछ गतियां रहती हैं। यदि हम प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को समझना चाहते हैं तो हमें इन मूल गतियों को समझना होगा। इस तरह हॉब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और यांत्रिकी है। हॉब्स के दर्शन का उद्देश्य यह था कि मनोविज्ञान तथा राजनीति को विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञानों के धरातल पर प्रतिष्ठित किया जाए। उसने मनोविज्ञान तथा राजनीति में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। अब हम यह देखना चाहेंगे कि वैज्ञानिक भौतिकवाद से हमारा तात्पर्य क्या है और हॉब्स इसको किस तरीके से स्पष्ट करना चाहता है। हम देखेंगे वैज्ञानिक भौतिकवाद। इस शब्द का जो अर्थ है वो दो पद्धतियों का सम्मिश्रण है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या, कार्यकारण संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति। और हॉब्स में हम ये सब पाते हैं। वह इन्हीं आधारों पर अपने राजदर्शन का निर्माण करता है। यानी वैज्ञानिक भौतिकवाद में पहला जो शब्द है वो है वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक का प्रयोग हॉब्स ने किस तरीके से किया है उसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ वह सर्वप्रथम मानव स्वभाव और उसके चरित्र का अध्ययन करता है, उसकी भावना, इच्छा, विचारों का विश्लेषण करता है और तभी वह इस परिणाम पर आता है कि इस प्रकार के प्राणी के साथ व्यवहार करने तथा उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य को कैसा होना चाहिए। वह समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति बतलाता है, पर इसके पूर्व एक प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी करता है जिसके पश्चात नागरिक समाज का निर्माण आवश्यक हुआ था। इस प्रकार हॉब्स व्यवस्थित और क्रमबद्ध आधार पर सर्वप्रथम मानव स्वभाव का विश्लेषण, फिर प्राकृतिक कानून, तत्पश्चात
प्राकृतिक अवस्था और अंत में समझौते द्वारा राज्य का निर्माण करता है। दूसरा जो शब्द है भौतिकवाद, उसके बारे में हम देखें कि भौतिकवाद शब्द का अर्थ है कि धार्मिक अंधविश्वासों, नैतिकता और ईश्वर में विश्वास, इन सब से पृथक वास्तविकता वस्तु जगत है। यानी वास्तविकता को महत्व दिया गया है। भौतिकवादियों के अनुसार हॉब्स उन अर्थों में पूर्णतया भौतिकवादी है। वह व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसके मनोविज्ञान के कारण ही समझौते और शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना होती है। हॉब्स का विश्वास था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है और जो कुछ प्रकृति अथवा पदार्थ नहीं है वह विश्व का अंग भी नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए सेबाइन ने क्या कहा है, हम इसको देखना चाहेंगे। सेबाइन के अनुसार हॉब्स पूर्णतः भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। अतः हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली संसार के 3 भाग, पहला प्रकृति, दूसरा पदार्थ और तीसरा मनुष्य एवं राज्य की व्याख्या भौतिक सिद्धांत के आधार पर हुई है। वह भौतिक वातावरण को बहुत महत्व देता है। उसके अनुसार यही मानव मनोविज्ञान का आधार व आरंभ बिंदु है। हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद में हम कुछ कमियां भी देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम आलोचना को देखना चाहेंगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक भौतिकवाद की दृष्टि से हॉब्स का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में स्थान विवादास्पद रहा है। जब लेविथान प्रकाशित हुआ, लेविथान का मतलब यानी लेविथान ये हॉब्स का एक प्रमुख ग्रंथ रहा है, प्रकाशित हुआ था जब सभी ने उसके नास्तिकवाद एवं वैज्ञानिक भौतिकवाद की और घोर उसकी निंदा की थी। हेनरी मोर तथा कटवर्ड जैसे विद्वान जो दार्शनिक कहलाते हैं, उन्होंने कम्बरलैंड जैसे धर्मशास्त्रियों ने तथा फिल्मर जैसे राजनीतिक दार्शनिकों ने उसके नास्तिकवाद तथा भौतिकवाद के सिद्धांतों की तीव्र आलोचना की थी। लेकिन एक बात और हमें देखनी है कि इस पद्धति के विकास में हॉब्स का योगदान कितना रहा, क्या उसकी इम्पोर्टेंस महत्व है, वो भी हम देखना चाहेंगे। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि हॉब्स ने सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में महान योग दिया है। अब तक के इतिहास में राजनीतिक पद्धति की आवश्यकता के प्रति कोई भी चेतना नहीं थी। हॉब्स ने अनुभव किया कि एक विकसित पद्धति के बिना राजनीति विज्ञान नहीं बन सकता। दूसरे, हॉब्स इस दिशा में निर्देशन देने वाला वह सर्वप्रथम विचारक था जिसकी मान्यता थी कि राजनीतिक पद्धति में भौतिक विज्ञानों की पद्धतियों से बहुत कुछ लिया जा सकता है। हॉब्स के भौतिकवाद की छाप मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स पर भी देखी जा सकती है और इसमें हमें उपयोगितावाद का भी आरंभ मिलता है। हम एक और बात जो देख सकते हैं वो है कि स्ट्रॉस ने लिखा है कि गैलीलियो का अनुसरण कर हॉब्स ने भौतिक विज्ञान पद्धति को राजनीति विज्ञान में लागू करना चाहा है, परंतु ऐसा करने में वह असफल रहा, क्योंकि आप सबको पता है कि भौतिक शास्त्र का विषय प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें कोई परिवर्तन, कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जबकि राजनीति शास्त्र का जो विषय है वो है कृत्रिम पदार्थ। कृत्रिम पदार्थ इट मीन्स उसमें परिवर्तन, संशोधन, छेड़छाड़ सब कुछ संभव है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हॉब्स जो चाहता था वो राजनीति विज्ञान में वो लागू नहीं कर पाया। और इस तरीके से हम हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद को समझ सकते हैं। बहुत कुछ कोशिश हॉब्स के द्वारा की गई और हम उसका अभी लाभ ले भी रहे हैं। उन परिस्थितियों में हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। थैंक यू।